नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव के दूसरे चरण की। तो चुनाव प्रचार का समय आज शाम को 5 बजे तक। तो कल के बाद परसों 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। तो इस बार पहले चरण के मुकाबले एक सीट ज्यादा। तो पहले चरण में 121 सीट 18 जिले, इस बार 22 जिलों की 122 सीटों पर चुनाव मतदान होना है। अब ऐसी स्थिति में उम्मीद थी कि दूसरे चरण से पहले कुछ नया मुद्दा होगा जिससे शायद चुनाव का जो परिणाम है उसके ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का जो चुनाव पिछले एक महीने से जैसा चल रहा है, ठीक वो उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक और जो पंडित हैं उनको आकलन करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि एक बात तो तय है कि एनडीए जो है वो बिहार में सरकार बनाएगा। कितनी सीटों पर बनाएगा उसका आकलन जो है वो हम लोग जो है, जिसमें मैं कहूं तो मैं खुद जो है वो उसमें तैयारी कर रहा हूं कि एक्चुअल में जो है वो सीटों की संख्या कहां तक जा सकती है। लेकिन कल का दिन है, तो परसों एक बार मतदान हो जाए उसके बाद में हम एक आंकड़ा लेकर आएंगे और फिर उसके बाद में उसका आकलन करेंगे और यह भी आकलन करेंगे कि आखिर महागठबंधन इतना पिछड़ कैसे गया अचानक से। तो आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया है। आज की स्थिति में सबसे बड़ा जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि आखिर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में फर्क क्या हुआ। एक मोटा मोटा जो अंतर रहा वो इस चुनाव में क्या रहा। तो इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ी जो बात थी महागठबंधन की वो ये थी राहुल गांधी फैक्टर। राहुल गांधी ने इस पूरे गठबंधन को इस चुनाव प्रक्रिया में डिरेल कर दिया और ऐसा डिरेल किया, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव उससे जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं वो अब तक पटरी पर नहीं पहुंचे हैं। यह उनके चुनावी भाषणों से साफ तौर से दिखाई देता है। और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री भी जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब जब हम इस चुनावी मेले की बात करते हैं तो आपको पता होगा असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, मेरे ख्याल से महीना भर उसको हो गया। और जब उनसे यह पूछा गया था तब उनका जवाब यही था कि आपकी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है। आपकी आईज ब्लिंक करती है, इतने में मतलब पलक झपकते ही भारतीय जनता पार्टी आपसे चुनाव जो है वो खींच ले जाती है। तो अगर उस पार्टी को आपको हराना है तो फिर आपको उससे ज्यादा मेहनत दिखानी पड़ेगी। अब जब हम इस चुनाव को देखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जो है वो इस चुनाव में अपना एक जो है वो इंपैक्ट रखते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज्ड है कि वो किसके साथ जाएं, लेकिन खैर वो हम अलग से जो है वो चर्चा कर सकते हैं मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की। लेकिन इस चुनाव में हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इस चुनाव में या तो राहुल गांधी यह समझ रहे हैं कि उनका जो मुकाबला है वो सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और अगर राहुल गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है तो फिर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जीवन के 75 सावन पूरे कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो अपने आप को युवा कहते हैं, तो फिर रैलियों का आप अंतर देखिए। राहुल गांधी ने इस बिहार चुनाव में मात्र 13 रैली की है अब तक, जिसमें वोटराधिकार यात्रा के बाद में राहुल गांधी एक तरीके से जिसको हम कहें कि पर्यटन जो राजनीति है उसमें चले गए थे। इसके मुकाबले नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़ी रैलियां करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने 15 रैलियां की। अब कंपैरेटिवली आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की स्थिति। अमित शाह लगभग 34 रैली बिहार में कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ लगभग जो है वो 29 रैली बिहार में कर चुके हैं। और जिस नीतीश कुमार को
बीमार कहा जाता था, उसका उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लगभग जो है वो 67 रैली अब तक मतलब इस पूरे बिहार चुनाव में कर चुके हैं। और बारिश वाला वो सीन तो आपने देखा होगा। तो मूल अंतर आपको समझ में आएगा कि एनडीए कहां खड़ा है और महागठबंधन कहां खड़ा है। तो एनडीए में जिस तरीके से नेताओं की फौज और एक के बाद एक रैली। अब आते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन में तेजस्वी वन मैन आर्मी की तरह लगभग जो है वो 125 रैली कर चुके हैं, छोटी से बड़ी सभाएं। लेकिन इसके अलावा दूसरा कौन, यह एक जो है वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और यह दिखाता है कि दोनों दलों में, दोनों गठबंधनों में आपस का जो पार्टियों का तालमेल है वो किस तरीके से है। तो इसकी जो झलक है वो चुनाव के परिणाम में नहीं दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है कि फिर अगर हम आकलन करेंगे तो फिर ये हमारी बेवकूफी होगी। अब आप भले ही जो है वो वोट चोरी कहिए, भले ही जो है वो आप ईवीएम कहिए, लेकिन चोरी ऑलरेडी वोटर्स की जो है वो हो चुकी है। तो एक मूल अंतर जो अब तक मुझे दिखाई दिया वो ये अंतर था रैलियों की संख्या से। दूसरा, चुनाव बिहार का है और कांग्रेस पार्टी में अब जो स्थिति बनी है उस स्थिति के हिसाब से अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो उठकर खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी से उम्मीद नहीं की जा सकती। और अब राहुल गांधी का, या हम कहें कि जो नरेंद्र मोदी का घनघोर विरोधी जो मीडिया है वो भी इस बात को स्वीकार करने लगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन मुद्दा उठाया हरियाणा का। अगर वो उनकी टीम काम करती तो पिछले 2.5 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई गड़बड़ निकाल कर लाती और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा था कि आप जो है वो एक भी गड़बड़ पकड़ कर लाइए, हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के एजेंट थे, महागठबंधन के एजेंट थे, लेकिन एक भी ऐसी गड़बड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सके, एक भी आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। तो मुद्दा कहां का उठाया? हरियाणा का। हरियाणा पे हम बहुत आकलन कर चुके हैं, लेकिन उससे बड़ी बात होती है कि राहुल गांधी इसी बीच, क्योंकि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, अब राहुल गांधी, एक बात आपको समझनी चाहिए कि राहुल गांधी क्लेवर तो है, चालाक है, आप इससे जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। कैसे है? दिल्ली का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक जो है वो दोबारा हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आपको पता ही होगा, संदीप दीक्षित, रागिनी नायक, ये बड़े जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन अचानक से राहुल गांधी गायब हो गए और गुजरात पहुंच गए और गुजरात में संगठन को मजबूत करने का एक, जिसको कहें कि स्टेटमेंट देने लगे। मैं दिल्ली विधानसभा के बीच की बात कर रहा हूं, आप याद कर लीजिए, आप चाहे तो जो है वो सर्च करके देखिए। जब वो गुजरात पहुंचे, फिर उन्होंने किस तरीके से जिला संगठन पे जो है वो मजबूत किया जाएगा, जिला स्तर पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। 1 साल होने को आ गया, क्या हुआ? कोई बारात का घोड़ा, कोई लंगड़ा घोड़ा, कोई रेस का घोड़ा कांग्रेस पार्टी को गुजरात में मिला? आप इतना छोड़ दीजिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी की जमीन खा गई, वो वहां जाकर झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पास सारे फैक्ट्स है, लेकिन बजाय आम आदमी पार्टी को गुजरात में बढ़ने से रोकने के, कांग्रेस पार्टी चुपचाप देख रही है। तो आने वाले समय में इस पे हमने पहले जो है वो चर्चा की ही थी। अब ऐसी स्थिति में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तो आप प्रचार कर रहे हो, संगठन को मजबूत कर रहे हो दिल्ली के बजाय गुजरात के। तो आप देख लीजिए बिहार के चुनाव के बीच कल राहुल गांधी कहां थे? कल राहुल गांधी सफारी का मजा ले रहे थे मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी में, और वहां पर जो है वो कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की, हिम्मत रखने की जो है वो बात कर रहे थे और ये लेक्चर दे रहे थे कि संगठन स्तर पर आपको किस तरीके से मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। अब सोचकर देखिए कि उस पार्टी का भविष्य क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए, और राहुल गांधी बिहार को छोड़कर वो चाहते तो अपने उम्मीदवारों के लिए 1 या 2 रैली, 2 जनसभाएं, रोड शो, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने यह करना सही नहीं समझा। अब
राहुल गांधी या तो अपनी मर्जी के मालिक है, उनको करना क्या है, या फिर उनके आसपास के जो चमचे हैं वो उनको इसी तरीके का ज्ञान देते हैं। अब इन दोनों में जो फर्क है वो कांग्रेस पार्टी ने तय करना है। ये इस दूसरे दौर से पहले का राहुल गांधी का सबसे बड़ा ब्लंडर है। अब ऐसी स्थिति में दो चीजों पर हमने बात की, सिर्फ और सिर्फ प्रचार को लेकर। तो आपने देखा पप्पू यादव का भी स्टेटमेंट आ रहा है, इसके अलावा बाकी नेताओं के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। और तीसरा अगर हम बात करें, जो लोग ये आकलन कर रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर है, तो सवाल यहां से खड़ा होता है कि जो महिला मतदाता है जिनको 10,000 रुपए जीविका दीदी की जो स्कीम थी उसके तहत ट्रांसफर किए गए हैं, उनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। तो आप मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है उसकी वोट बैंक का जो फर्क है दोनों गठबंधनों के बीच में वो 1 करोड़ से तो शुरू होता है। तो एनडीए जहां 1 करोड़ से ऊपर मतदाताओं से शुरू कर रहा है, वहां पर महागठबंधन 0 से शुरू कर रहा है, जिसका 20 साल से आप देखोगे तो कोई जमीन बिहार में नहीं है। तो आप फिर इस फर्क का आकलन किस तरीके से देखते हो? और यह क्यों नहीं समझ में आ रहा कि एक जो सरकार है जो डिलीवर कर रही है तो आप उसका भरोसा कितना है, और एक जो सिर्फ वादे कर रहे हैं। तो वादे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी किए थे, कर्नाटक में भी किए थे। क्या आज तक जो है वो वादे पूरे किए गए? और एक तरफ चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, वहां डिलीवर किया जा रहा है। खुद जो है वो बिहार गवाह है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने डिलीवर किया है महिला लाभार्थियों को। तो आपका आकलन उस दिशा में भी जो है वो थोड़ा सा जाना चाहिए, जिससे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि एनडीए जो है वो किस बढ़त की ओर चल रहा है और महागठबंधन किस लेवल तक जो है वो पिछड़ा हुआ है। यह है दोनों दलों की, दोनों गठबंधनों की स्थिति। तो अब तक चुनाव में कुछ ऐसा हुआ नहीं जिसकी उम्मीद थी, तो स्थिति साफ है कि एनडीए नीतीश कुमार जो है वो वापस सरकार बना रहे हैं और महागठबंधन पिछली बार के भी मुकाबले, 2020 के भी मुकाबले जो है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। लेकिन ये कितना कमजोर होगा इस पर जो है वो हम एक नए वीडियो में जो है वो बात जरूर करेंगे कि सीटों की संख्या कहां तक जा सकती है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।